नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, लेकिन हालत पहले से सुधरी। मां को देखने के बाद दिल्ली वापस रवाना हुए पीएम मोदी। आतंक के खिलाफ जम्मू में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 4 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पर हाई लेवल मीटिंग। उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में दायरे में हुआ कारोबार। पीएसयू बैंकों में रही खरीदारी, ऑटो, मीडिया, रियल्टी शेयरों में भी दिखी तेजी, लेकिन फार्मा, मेटल, आईटी पर दबाव। रिलायंस के सीएमडी के तौर पर मुकेश अंबानी के 20 साल पूरे। पिछले 20 साल में आय, मुनाफा, मार्केट कैप और नेटवर्थ में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ। निवेशकों की वेल्थ में करीब 17.5 लाख करोड़ का इजाफा। बेहतर होगा फोन पर बात करना, मोबाइल और फोन की सेवाओं को सुधारने के लिए एक्शन में सरकार। एयरटेल, जियो और वोडाफोन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। नैनीताल, शिमला से भी ज्यादा ठंड दिल्ली में। कल जम्मू कश्मीर, लेह और हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। पंजाब में भी बूंदाबांदी का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ी है। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और पहले से कुछ सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी मां से मिलने आज अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने डॉक्टरों से उनका हालचाल लिया। पीएम मोदी अस्पताल में करीब 1.5 घंटे तक रहे और डिटेल लेते हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता केतन जोशी हमसे जुड़े हुए। केतन, बताइए कैसी स्थिति है माता जी की, और अब वहां पर प्रधानमंत्री के आने से हलचलें भी बढ़ गई होंगी। बिल्कुल, देखिए अब पहले से हीराबा की तबीयत है वो स्थिर है, थोड़ा थोड़ा सुधार भी हो रहा है। जो डॉक्टरों ने बताया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले तब डॉक्टरों ने और कुछ जो सांसद और मंत्री थे उन्होंने बताया कि तबीयत पर सुधार है, इसलिए प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौट गए। आज दोपहर को हीराबा को इसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आज भी अभी भी वो वहाँ मौजूद है और डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद 4 बजे यहाँ पर आए और 5:20 तक वो अस्पताल में रहे। डॉक्टरों का एक पैनल है, उनसे वो बातचीत करते रहे और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये किस तरह से हुआ और किस तेजी से इसमें सुधार आ सकता है। तो करीब 1.25 घंटे वो वहाँ पर रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी यहाँ थे, स्वास्थ्य मंत्री भी उससे पहले यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 100 साल की हीराबा की तबीयत है वो अभी स्थिर है, धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और अगले 48 घंटे तक वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे और लगातार प्रधानमंत्री है यहाँ के अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ से हालचाल जानने के बाद वो सीधे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हीराबा की तबीयत अभी धीरे धीरे सुधार पर है, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उनको 2 दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। तो राहुल गांधी ने भी अफसोस जताया है कि प्रधानमंत्री की मां बीमार है और जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे, ऐसी उन्होंने उम्मीद की है। पीएम मोदी की मां के अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू से लगे सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही सेना ने मुठभेड़ के बाद यहां से AK-47 समेत कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। जम्मू से लगा हुआ ये इलाका है जहां कुछ दिन पहले हैंड ग्रेनेड का धमाका भी हुआ था। आज घने कोहरे का फायदा उठाकर 4 आतंकवादी हथियारों से लैस
ट्रक में छिपकर जा रहे थे। सुरक्षा बलों ने ट्रक को रोका तो ड्राइवर भाग खड़ा हुआ और ट्रक के भीतर बैठे आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। मुठभेड़ शुरू हो गई। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठकें की। इस उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, इसके अलावा रॉ से लेकर आईबी चीफ तक मौजूद थे। गृह मंत्री ने लद्दाख और कश्मीर के हालात की समीक्षा करने के लिए ये बैठक बुलाई थी। इसमें कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो प्रमुख मुद्दा रही। और कंपनी कानून के तहत चल रहे हजारों केस में डिफॉल्टर कंपनियों को राहत मिल सकती है। सीएनबीसी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर सकती है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताया आलोक, कंपनी कानून के तहत कौन से मामले जो चल रहे हैं जिनको इस एमनेस्टी स्कीम में शामिल किया जा सकता है अगर ये योजना आती है तो? बिल्कुल, देखिए, कंपनी कानून से जुड़े केसेस में डिफॉल्टर कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार बजट में एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर सकती है जिसमें 2 से 5 साल पुराने केसेस में कंपनियों को राहत मिल सकती है, जिनमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन 248 और 206 के तहत मामला तो बनता हो लेकिन उन पर अभी तक कोई प्रोसिक्यूशन या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा ऐसी भी कंपनियां जिनके ऊपर अभी तक नोटिस सर्व नहीं हुआ है या फिर जो लॉ ऑफ लिमिटेशन से बार्ड हो, उनको भी ये फायदा मिल सकता है, जिनमें कम से कम जो सजा है वो 3 साल से कम की है। तो ऐसे तमाम मामलों में सरकार कंपनियों को एक तरह से एमनेस्टी स्कीम लाकर उनको राहत देने का ऐलान कर सकती है। खासतौर से सरकार बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकती है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो सरकार ने रीजनल डायरेक्टर और आरओसी का एक कमेटी का गठन किया था, उसमें कुल करीब ऐसे 12,000 मामलों की पहचान की थी जिसमें कंपनियां फंसी हुई हैं और लगातार जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में ये सभी मामले पेंडिंग हैं। तो सरकार चाहती है कि एकमुश्त तरीके से इन तमाम मामलों का निपटारा एक साथ कर दिया जाए, जिसमें ये तमाम कंपनीज एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। बढ़ते आगे, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से कॉल ड्रॉप रोकने और डेटा स्पीड बढ़ाने पर एक्शन प्लान मांगा है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। और क्या है डिटेल समझते हैं हसीन मंचंदा से। बताया हसीन, क्या है एक्शन प्लान सरकार का? देखिए, देश में जब से 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है तब से सेवाओं के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है और इससे कॉल ड्रॉप की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार इसको लेकर के काफ़ी चिंतित है। इसको लेकर के दूरसंचार विभाग ने आज टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक भी बुलाई थी। बैठक करीबन 2 घंटे चली। इस बैठक में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है सुधारे। खासतौर पर टेलीकॉम कंपनियों से एक्शन प्लान मांगा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां सेवाओं का स्तर सुधारने और कॉल ड्रॉप रोकने के लिए किस तरह से काम कर रही हैं। दूरसंचार विभाग के मुताबिक उसने पिछले 6 महीनों में कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं। इसमें राइट ऑफ रिवॉय के रिफॉर्म्स है, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को टावर लगाने की परमिशन जो है काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से ये भी पूछा है कि आप आगे किस तरह के रिफॉर्म्स चाहते हैं जिससे कि सेवाओं की गुणवत्ता जो है सुधारी जा सके। तो सरकार ने सीधे सीधे टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि आप आने वाले दिनों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारें, तो आपको थोड़े दिनों के बाद आपको कॉल ड्रॉप्स की संख्या में कमी देखने को मिलेगी और जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। शुक्रिया सीम। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की जयंती है। 1932 में पैदा हुए धीरूभाई ने न सिर्फ रिलायंस की नींव रखी बल्कि उसे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी भी बनाया। आज रिलायंस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। और आज ही के दिन 20 साल पहले धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने सीएमडी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान संभाली थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की लीडरशिप के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इन 20 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कामयाबी की नई मिसाल पेश की है। मुकेश अंबानी ने सफलता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे दोहराना आसान नहीं होगा। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में निवेशकों ने भी खूब वेल्थ क्रिएट की। इन बेमिसाल 20 साल का सफर कैसा रहा, समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से।
तो देश की सबसे बड़ी कंपनी की लीडरशिप के बेमिसाल 20 साल पूरे हुए हैं, जहां पर श्री मुकेश अंबानी जो कि 2002 से कंपनी के चेयरमैन के तौर पर हैं, उनके सीएमडी के तौर पर कंपनी ने 20 साल का एक बड़ा सफर तय किया। 20 साल में ना केवल निवेशकों की वेल्थ में एक बड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है, बल्कि इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है और साथ साथ कई सारे सेक्टर्स के अंदर भी एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 20 साल में आय, मुनाफा, नेटवर्थ, असेट, मार्केट कैप, इन सब के अंदर एक डबल डिजिट ग्रोथ हमने आते हुए देखी है। किस तरह से, कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2002 में करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, जो कि अब रफली 18 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। 21% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखी है। आय फ्रंट पर करीब 45,000 करोड़ रुपए की आय 2002 में अब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आय, 15.5% की एक ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। आय के बाद मुनाफे के तौर पर देखा जाए तो मुनाफे में भी एक जोरदार बढ़त, 3280 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा जो कि 2001-2 में था, अब रफली 67,845 करोड़ यानी करीब 68,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा बनता हुआ दिखाई पड़ा। 16-16.5% की ग्रोथ हमने यहां पर भी आते हुए देखी है। इसके अलावा आय मुनाफे के बाद अगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स या फिगर्स की बात की जाए तो उसमें एक्सपोर्ट का नंबर जो एक समय पर रिकॉर्ड था 11,200 करोड़, वो अब करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी करीब 17% की ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट के साथ साथ असेट कंपनी के जो कि 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है 2002 में, अब रफली 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। 19% की ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। और असेट के साथ साथ अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ में भी एक भारी इजाफा है। 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ अब करीब 6.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि 17% की CAGR यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। तो एक बड़ा आंकड़ों में फेरबदल, एक बड़ा उछाल देखा है। 17.5 लाख करोड़ ये वेल्थ में इजाफा हुआ है पिछले 20 सालों में, यानी करीब 87,000 करोड़ का वेल्थ में इजाफा हर साल होता हुआ देखा है हमने रिलायंस के निवेशकों के लिए। तो इस तरह की मिरेकुलस वेल्थ जो है वो क्रिएट हुई है। 2006, 2009 और 2016 तीन बड़े वेंचर्स, रिलायंस रिटेल 2006 में, 2009 में ENP कारोबार और 2016 में रिलायंस जियो। तो इस तरह के मेगा केपेक्स, नए सेक्टर्स में एक्सपेंशन और एक बड़ा विस्तार कंपनी की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा। रिफाइनिंग और पेट्रोकेम कारोबार की जो आय है उसमें करीब कई गुना की एक बढ़त होते हुए देखी हमने इस ड्यूरेशन के अंदर। 2002 में जहां एक रिफाइनरी थी, 2009 तक आते आते रिफाइनरी, एक और रिफाइनरी का एडिशन और उसके अलावा बड़ी केपेक्स जो है कंपनी ने की। रिफाइनरी क्षमता में करीब दोगुने की बढ़त हमने होते हुए देखी है। जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कैंपस है कि मेगा इंजीनियरिंग मार्वल और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैंपस के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन 2010 में नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत हुई और इस फाउंडेशन के जरिए 6.5 करोड़ लोगों की मदद अब तक की जा चुकी है। ना केवल इसकी मदद ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में इसने कामकाज किया और रिलायंस फाउंडेशन CSR में सबसे आगे शुमार होते हुए दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, आप रिलायंस की टेलीकॉम क्रांति भी देखिए। एक समय पर जहां 500 रुपए पर GB के आसपास का आंकड़ा होता था डेटा का, वो आज करीब 12 रुपए पर GB के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बड़ा टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो कि रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। 2016 में जहां पर देश की रैंकिंग 150वें पायदान पर थी, 2018 तक आते आते वो पहले पायदान पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट के तौर पर शुमार हो चुका है भारत। तो मेट्रो के साथ साथ ना केवल आपका टेलीकॉम बिजनेस बल्कि रिटेल बिजनेस भी छोटे शहरों में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दुनिया का हर जाना माना ब्रांड जो है वो अब रिलायंस रिटेल के साथ हर छोटे बड़े शहरों के अंदर मौजूद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का एक मेगा केपेक्स पिछले 20 सालों के अंदर, एक मेगा ग्रोथ पिछले 20 सालों के अंदर हमने देखी है। और अब बात करते हैं मार्केट की। न्यू ईयर से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा है। उतार चढ़ाव के बीच बाजार दायरे में बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 17 पॉइंट गिरकर 60,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 18,123 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी PSU बैंकों में रही। ऑटो, मीडिया, रियल्टी शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। फार्मा, मेटल और IT शेयरों पर आज दबाव रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 138 साल की हो गई। इस मौके पर बड़े ही धूमधाम से पार्टी ने अपना 138वां स्थापना दिवस मना रहा। कांग्रेस के पार्टी दफ्तर यानी दिल्ली के मुख्यालय में
एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां झंडा फहराया। इस मौके पर खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में करोड़ों कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में पहल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों को घबराहट पैदा हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी से यूपी से शुरू होगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या उनकी यात्रा में अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी जैसे नेता शामिल होंगे? क्या राहुल को यूपी में बड़ा समर्थन मिलेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा 7:57 पर। इधर मुंबई के बीएमसी में शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली, जहां शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के शिवसेना पार्टी के कार्यालय पर कब्जा कर लिया। वहीं इससे पहले शिंदे कैंप के कार्यकर्ताओं ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही कार्यकर्ताओं ने कार्यालय को अपने नियंत्रण में ले लिया। इतना ही नहीं, शिंदे गुट ने बाकायदा इसका औपचारिक उद्घाटन किया। फिर क्या था, इतने में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार नारेबाजियों का दौर चला। यहां तक कि तनाव बढ़ता देख कार्यालय के भीतर पुलिस का भी तगड़ा इंतजाम करना पड़ा। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख पूरे 13 महीने के बाद आज जेल से रिहा हो गए। आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उनका स्वागत एनसीपी के नेताओं ने बड़े जोर शोर से किया। दरअसल वसूली कांड के चलते अनिल देशमुख नवंबर 2021 से जेल में थे। देशमुख पर आरोप था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने का आदेश दिया था। नए साल के लिए हर कोई कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहता है और इसीलिए गुजरात में इस बार कैरावान टूरिज्म का क्रेज बढ़ रहा है। 5 स्टार होटल जैसी सुविधा के साथ आप गुजरात के आकर्षक डेस्टिनेशंस का मजा ले सकते हैं न्यू ईयर पर इन कैरावान में बैठकर। ऐसे ही एक ट्रैवलर परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। साउंड प्रूफ लॉन्ज, किंग साइज बेड, पेंट्री, बाथरूम, एयर कंडीशन, वाईफाई से पूरा लहेज ये कैरावान। जी हाँ, 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात में एक नए प्रकार का टूरिज्म शुरू हुआ है। पूरा फैमिली यहाँ इस कैरावान के जरिए अलग अलग डेस्टिनेशन ऊपर जाएंगे और वहाँ करेंगे सेलिब्रेट। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही परिवार मौजूद है जो कि इस कैरावान के संग अपना नया साल मनाना चाहते हैं। मैडम, आप कहाँ जाओगे इस कैरावान के जरिए? एक्चुअली ऐसा है कि हमने ये वीकेंड्स जो स्पेशली क्रिसमस वीकेंड्स है उसमें हमारी दोनों की बर्थडेज भी आ रही है, तो वी आर जस्ट वर्किंग। सो हम ऐसे प्लान कर रहे हैं कि इसमें हम कैरावन्स में पीसफुली थोड़ा एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाएंगे और इसमें हम स्टैचू ऑफ यूनिटी, जाम्बू घोड़ा फॉरेस्ट थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसमें हम पीसफुली एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। अच्छा, आप बताइए कि क्यों ये चूज़ किया? होटल का ऑप्शन भी है आपके पास? तो ऑफ कोर्स पर बेसिकली क्या है, अभी क्रिसमस इवनिंग, ये क्रिसमस का पूरा वीक है तो होटल्स में अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे और एवरी टाइम हमारा ये बर्थडे वीक होता है ना, तो हम कुछ नया प्लान करते हैं। तो इस बार हमको ये अच्छा ऑप्शंस मिल गया कि ताकि हमारी लग्जरी के साथ हमारी ट्रिप भी अच्छे हो सके इसके लिए। बिल्कुल, ये कैरावान प्रोजेक्ट शुरू करने वाले ओनर भी हमारे साथ है। सर, बताइए कि ये प्रोजेक्ट गुजरात में कितना सक्सेस होगा और क्या सोचकर आपने ये शुरू किया?
ये प्रोजेक्ट गुजरात में सक्सेस इसलिए होगा क्योंकि कोविड के बाद में गुजरात में और सब जगह पे पर्सनल टूरिज़्म, प्राइवेट जो फैसिलिटी चाहिए वो इतना रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ी है। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उनका भी ये गाइडलाइन है कि वो लोग भी ये कैंपर वन केवन प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी डिमांड भी अच्छी है। जो लोग हैं, काफ़ी लोग की इंक्वायरीज आ रही है, काफ़ी सारा बुकिंग भी चल रहा है। अभी 31 तक पूरा बुकिंग हो चुका है हमारा गाड़ी का। बिल्कुल, तो ये चलता फिरता होटल है, उनके सहारे ही कई सारे परिवार हैं गुजरात में नए साल का जश्न मनाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और नए साल के मौके पर गोवा, शिमला, मनाली जैसी जगहों पर जबरदस्त भीड़ भाड़ है। ऐसे में जिन्हें ज्यादा भीड़ से दिक्कत है उनके लिए हम बताने जा रहे हैं टॉप 5 अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां आप अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मना सकते हैं। नए साल का स्वागत और घूमना फिरना एक साथ हो जाए तो फिर इससे अच्छा क्या हो। लेकिन कसौली, गोवा, शिमला, नैनीताल जैसी जगहों पर भीड़ ज्यादा है। ऐसे में आपका मजाक किरकिरा भी हो सकता है। इससे बचना है तो नई जगहों को एक्सप्लोर करिए। इसमें असम का माजुली आइलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार क्रेटर, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खज्जियार, मेघालय के खासी जिले में एशिया का सबसे क्लीन गांव मावलिंग नोंग और अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली जैसी डेस्टिनेशन है। खास बात यह है कि ये सभी जगह खूबसूरती से भरपूर है और टूरिस्ट स्पॉट की लिस्ट में इतनी पॉपुलर फिलहाल नहीं है। इस बार हमारे लिए भी एक बड़ा उत्साह का कारण ये भी था कि हमारे पास कस्टमर्स ने आके नई नई डेस्टिनेशंस खुद बताई हैं जिसके लिए वो जाना चाहते हैं और ईज माई ट्रिप के थ्रू वो बुकिंग करना चाहते हैं। उनमें से कुछ डेस्टिनेशंस जो हमें काफी जगह से बुकिंग आई है और हमने काफी कस्टमर्स को उनके लिए बुक किया है। उनमें मजौली आइलैंड, लोनार क्रेटर, जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में एक और ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें लोग काफी उत्साह के साथ जा रहे हैं। कोविड के बाद रिवेंज टूरिज्म सेक्टर के लिए वरदान साबित हो रहा है। बढ़ती मांग की वजह से फ्लाइट्स, होटल, टूर पैकेजेस के दाम 40% तक बढ़ चुके हैं। होटल में कोई डिस्काउंट मिलना मुश्किल हो गया है। डिमांड सप्लाई का गैप हो गया है क्योंकि काफी डेस्टिनेशन जो है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उन डेस्टिनेशन पे कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए प्राइसेस बहुत अप हो गई हैं। तो जो प्राइस करेक्शन है वो काफी देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी बुकिंग में कमी नहीं आ रही है। ऐसा जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लोग नए नए डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वो उसके लिए पैसे देने को भी तैयार है। हालांकि जापान, अमेरिका और चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों का कुछ असर विदेश यात्रा पर जरूर पड़ा है, लेकिन घरेलू मार्केट में फिलहाल लोग सतर्कता के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम का हाल भी आपको जानना चाहिए। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों को हाथ पैर गला देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में मंगलवार को यानी कल न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली इस वक्त नैनीताल से भी ज़्यादा ठंडी हो गई है। नैनीताल में पारा 7.2 डिग्री है, धर्मशाला में 6.2 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान भी कड़ाके की ठंड में कांप रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में तापमान 0 है और चुरू में -0.6 और राजस्थान के कुछ इलाकों में कश्मीर जैसी बर्फ भी देखने को मिल रही है। हालांकि आईएमडी के अनुसार कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत को ठंड से राहत मिल सकती है, लेकिन ये आगे भी जारी रहेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।